एनडीसी एजुकेशन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दोस्तों आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों इसी L2 की कड़ी के अंदर L2 मैथ की कड़ी के अंदर जो छठवां जो टॉपिक था वो था आपके पास दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण। तो दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि दो चरों के रैखिक समीकरण के टॉपिक पर हम सबसे पहले हम जनरल चर्चा करेंगे और जनरल चर्चा करने के बाद में इस टॉपिक पर जो एग्जाम में जो आई हुई जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखेंगे और इन पर जो बनने वाले जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चरों के रैखिक समीकरण से पहले हम एक चरों का रैखिक समीकरण देखते हैं। एक चरों के दो चरों के रैखिक समीकरण। दो चर का मतलब होगा जहां पर दो चर हो, और जहां पर एक चर होगा उसको हम कहेंगे एक चर कहेंगे। तो एक चर का मतलब होगा जैसे मान लो कि भाई x बराबर 3 है, तो यहाँ पर ये कौन सा समीकरण हो जाएगा? एक चर वाला। अगर किसी समीकरण के अंदर x प्लस वाई बराबर 2 है तो ये होगा दो चरों वाला समीकरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण। चरों के रैखिक समीकरण। तो दो चरों के रैखिक समीकरण का मतलब होगा आपके पास यहाँ पर चर कितने होने चाहिए? दो चर होने चाहिए। या तो एक्स वाई ले लो, या वाई जेड ले लो, या पी क्यू ले लो, या टी आर ले लो, कुछ भी ले सकते हैं दोस्तों। तो दो चरों के रैखिक समीकरण का मतलब होगा जैसे आपके पास यहाँ पर समीकरण जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 10 आ गया, ठीक है। जैसे 2x प्लस का 5y बराबर 15 आ गया, ठीक है। मैंने ये कह दिया भाई 2p प्लस का 7 क्यों कह दिया बराबर 6 कह दिया। ये भी क्या है? दो चरों के रैखिक समीकरण है, ठीक है। अब दो चरों के रैखिक समीकरण है तो इनकी हम तुलना करते हैं। संगत क्या होगा, असंगत क्या होगा, बीजगणितीय हल। अब दो चरों के रैखिक समीकरण होंगे, इनके जो हल होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आपके पास ज्यामितीय हल, एक तो होता है ज्यामितीय हल, ज्यामितीय हल, और एक दूसरा प्रकार होगा बीजगणितीय हल होगा, दूसरा होगा बीजगणितीय हल। और बीजगणितीय हल होगा तो बीजगणितीय हल ज्ञात करने की विधियां तो होती हैं तीन। पहली एक तो होती है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि होती है विलोपन विधि होती है, और दोस्तों तीसरी विधि होती है आपके पास वज्र गुणन विधि। ध्यान रखना, वज्र गुणन विधि, ठीक है। ज्यामितीय हल, तो ज्यामितीय हल भी तीन प्रकार के होते हैं। अनंत हल, अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल जगह कोई हल नहीं, और अद्वितीय हल। तो हम दोस्तों इनकी क्या बनाते हैं? सारणी बनाते हैं। जैसे दोस्तों आपके पास दो रैखिक समीकरण है, उनकी हम तुलना करते हैं। जैसे a1x प्लस b1y प्लस का c1 बराबर 0, एक समीकरण तो ये है। दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस का c2 बराबर 0। अगर दोस्तों ये आपके पास जो कंटेंट होगा, जो सारणी होगी, वो अगर आपको कंप्लीट याद है तो मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम सबसे पहले देखते हैं क्या आपके पास अगर हम इनकी तुलना करेंगे तो पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर a1 बटावा a2, b1 बटावा b2 और c1 बटावा c2 इनका अनुपात क्या नहीं है? बराबर नहीं है। तो आपके पास पहली जो कंडीशन होगी वो क्या होगी? आपके पास ज्यामितीय हल। ज्यामितीय हल मतलब पहला कंटेंट हम देखेंगे यहाँ पर ज्यामितीय हल। ज्यामितीय हल देखेंगे तो ज्यामितीय हल क्या होगा? प्रतिच्छेदी बिंदु प्राप्त होगी, मतलब प्रतिच्छेदी प्राप्त होगी। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। और प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होगा आपके पास, जैसे चलो मैं यहीं पर बना दूं, जैसे मान लो ये आपके पास y है, ये y डैश है, ये x डैश है, ये x है। तो आपके पास जैसे मान लो कि यहाँ पर जैसे ये गुजर गई, ये दो रेखाएं गुजर गई, इस प्रकार के आपके पास क्या होगी? प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी, ठीक है दोस्तों। अब इसका जो बीजगणितीय हल होगा, बीजगणितीय हल, बीजगणितीय हल, तो यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर हमेशा क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। यहाँ पर क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। और अद्वितीय हल होने के साथ साथ में यहाँ पर दोस्तों एक टॉपिक और चलता है, संगत असंगत। संगत होगा असंगत, तो ये हमेशा कौन सी कंडीशन में होगा? संगत होगा। ध्यान रखना विशेष का, थोड़ा शॉर्ट में ले रहा हूँ दोस्तों मैं, ठीक है। अगर दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों? अगर तीनों अनुपात समान है,
B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 है, तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल क्या हो जाएगी, समपाती रेखा हो जाएगी। तो मतलब ज्यामितीय हल तो क्या होगा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। और जो प्राप्त होगा वो जैसे मान लो एक ही लाइन पर प्राप्त हो जाएंगे, दोनों एक ही लाइन पर प्राप्त हो जाएंगे। और बीजगणित क्या होंगे हल, बीजगणित हल क्या होगा, अनंत हल, अनंत हल। और ये भी हमेशा क्या होता है, संगत होता है, ध्यान रखना दोस्तों। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, अगर स्टार्टिंग दो अनुपात समान है, मतलब दो अनुपात तो समान है, और तीसरा अनुपात क्या है, असमान है, तो यहाँ पर कौन सी रेखा प्राप्त होती है, समांतर रेखा प्राप्त होती है, समांतर रेखा प्राप्त होगी। और समांतर रेखा के साथ साथ में आपके पास जैसे मान लो ये कोई आपके पास है, तो जैसे मान लो ये रेखा आ गई और ये रेखा आ गई, तो ये दोनों रेखा कैसी है, समांतर रेखाएं हैं। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीजगणित हल हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और दोस्तों यहाँ पर ये हमेशा क्या होता है, असंगत होता है, ये विशेषकर ध्यान रखना। ये दोस्तों विशेषकर जो सारणी है, इस सारणी का स्पेशल तौर पर ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि आपके पास पहली कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर तीनों अनुपात असमान हैं तो ज्यामितीय हल तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होगी। इस प्रकार से बीजगणितीय हल होगा अद्वितीय हल, और ये हमेशा क्या होता है, संगत होता है। अगर तीनों अनुपात समान होंगे तो जो प्राप्त होने वाली जो रेखा होगी उसका जो ज्यामितीय हल होगा वो क्या होगा, आपके पास क्या होगा, समपाती रेखा प्राप्त होगी। समपाती रेखा का मतलब क्या होगा, एक ही रेखा पर होगा, ये x मान लो, x डैश है, ये y डैश है। जैसे मान लो ये x है, x डैश मान लो, y और y डैश। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, समपाती रेखा मतलब एक ही रेखा पर दोनों मान क्या होंगे, प्राप्त होंगे, अनंत हल और संगत हो जाएगा। अगर दो अनुपात समान है, तीसरा अनुपात असमान है, तो यहाँ पर समांतर रेखा प्राप्त, कोई हल नहीं, और क्या हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। तो दोस्तों इसके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो हम क्वेश्चन लेते हैं कि हल ज्ञात करो। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हो जाएगा तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन को ऑप्शन से हल करना दी बेस्ट रहेगा। x का मान 5 है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, 5 बटा 15 बटा 5 कर देंगे, ऑप्शन रख के हल करेंगे। 2 बटा y का मान 7, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 14 बराबर 17, 5 का भाग 15 में 3 बार 3 14 कितना होगा, 17 बराबर 17। इसका मतलब आपके पास पहले समीकरण को तो ये संतुष्ट कर रहा है, दूसरे को करेगा नहीं करेगा। x का मान 5 है तो लिखेंगे a बटा 5 लिखेंगे, और y का मान 7 है तो a बटा 7 है, तो 7 कहाँ पर जाएगा, ऊपर, तो 7 जो 35 है 36 बटा 5 होगा। तो इसका मतलब होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट होगा। इस प्रकार से हम हल कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप ऑप्शन से हल नहीं करोगे तो इसका मेथड क्या हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। 1/x बराबर a, 1/y बराबर b लेकर फिर आपको यहाँ पर क्या बनाएंगे, 2 समीकरण बनाएंगे, और दोनों समीकरणों को कौन सी विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। हम दोस्तों विलोपन विधि भी देखेंगे इसी वीडियो के अंदर, प्रतिस्थापन भी देख लेंगे, और वज्र गुणन विधि भी देख लेंगे। आगे नेक्स्ट पहले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या हो गया भाई, x और y का मान ज्ञात करें। जैसे अगर हम x का मान 1 रखें तो 6 कम 6 और 5 दूनी 10, और 1 2 तो 8 दूनी 16 हो गया। तो यहाँ पर कितना होगा, 6 × 1 रख दो, और ये x का मान y का मान 2 है, तो 5 × 2 बराबर 8 × 1 × 2। अगर ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है तो सही है, नहीं तो गलत है। 6 कम 6 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 16 बराबर 16। इसका मतलब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्वेश्चन, के का मान ज्ञात कीजिए, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। अब देख लो क्या ज्ञात करना है, a1 बटा a2, a का मान क्या है, a1 का मान 2 है, b1 का मान क्या है, और c1 का मान क्या है, 1 है, a2 का मान 3, b2 का मान -5, और c2 का मान क्या होगा, 7 होगा। क्योंकि समीकरण a के अंदर जो होगा x की वैल्यू होगी, जिससे गुणा हो रहा है वो a1 का मान, y से गुणा हो रहा है वो b1 का मान, जो उत्तर होगा वो c1 का मान। इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 में देख लेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 बटा क्या लिख देंगे, 3 नॉट इक्वल टू। अब दोस्तों यहाँ पर मोटा मोटा क्वेश्चन क्या हुआ, यहाँ पर नॉट इक्वल टू नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये हो जाएगा। अब देखते हैं सही है गलत है। 2 बटा 3 हो जाएगा, और के का मान क्या है, b1 का मान क्या है, k है, और b2 का मान क्या है, -5 है, और 1 बटा 7 है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, इन दोनों को बराबर में हल करेंगे। तो 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10 होगा, तो k नॉट इक्वल टू -5 दूनी 10 बटाओ कितना हो जाएगा, 3। तो आपका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम किसका मान निकालेंगे, के का। ये हो जाएगा हलों की प्रकृति ज्ञात करो। हल की प्रकृति ज्ञात करना, प्रकृति ज्ञात करने का मतलब हल की प्रकृति, मतलब यहाँ पर बीजगणितीय हल क्या होगा,
मतलब तीनों अनुपात असमान होगा तो अद्वितीय हल, अगर तीनों अनुपात समान होंगे तो अनेक हल या अनंत हल हो जाएंगे। कोई हल नहीं, मतलब दो अनुपात समान है, तीसरा मान असमान होगा तो क्या होगा, कोई हल नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 2/, क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, और यहाँ पर लिख देंगे 4/6 लिख देंगे, यहाँ पर 7/10 लिख देंगे। 2/3 तो इसका मतलब होगा 2 और इसका 3, तो 2/3 बराबर 2/3 बराबर 7/10, मतलब 2 अनुपात समान हैं। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, अगर 2 अनुपात समान हैं तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। अगर तीनों अनुपात असमान होते तो अद्वितीय हल, अगर तीनों अनुपात समान होते तो अनेक हल आता। के का मान ज्ञात कीजिए, का कोई हल नहीं है, का कोई भी हल नहीं है, तो कोई हल नहीं, इसका मतलब होगा a1/a2 बराबर b1/b2। के का मान क्या है, k/3 लिख देंगे, k/3 बराबर b1 का मान 2 क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, तो k बराबर 3 दोनों कितना हो जाएगा आपके पास 6। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा स्पीड से देखते हैं। तो 3x प्लस का ky प्लस 1 बराबर 0, 2x प्लस y माइनस का 9 बराबर 0। तो k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे k का वह मान ज्ञात कीजिए का अद्वितीय हल है, तो वो नॉट इक्वल टू वाली कंडीशन आ जाएगी। तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ पर 3 क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, नॉट इक्वल टू k क्या कर देंगे, a कर देंगे। तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो k नॉट इक्वल टू 3 क्या हो जाएगा आपका 2, 3/2 नॉट इक्वल टू, मतलब 6 में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। आगे देखो, एक दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दोगुना है। तो देखो, दो अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना, मतलब 3 दूनी 6, यहाँ पर हो रहा है 4 5 नहीं हो रहा है, यहाँ पर 4 दूनी 8 हो रहा है, यहाँ पर नहीं हो रहा है, मतलब 2 ऑप्शन तो कट गए। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंक अपने स्थान परस्पर बदल लेते हैं, मतलब 36 में 27 जोड़ो, 6 7 12 3 3 2 5 1 6, मतलब कितना हो गया, 63 हो गया। तो देखो स्थान चेंज हुआ नहीं हुआ, हो गया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ए। यहाँ पर देखो होगा नहीं होगा, 48 में 27 जोड़ेंगे, 7 8 15 4 2 6 1 7 75 हो गया। तो 48 का विपरीत होता है 84 होता है, तो आपका ऑप्शन ये नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। देखो भाई, यहाँ पर अगर प्लस माइनस की गलती करोगे तो यहाँ पर रिश्ता बिल्कुल संसार हो जाएगा, मतलब प्लस और माइनस की गलती होते क्या हो जाता है कि बाप या माँ हो जाएगी छोटी और बाप बेटा और बेटी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएंगी। ये विशेष कर ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर गलती होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। प्लस माइनस का ये चक्कर है सारा। देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर क्या है, ये कोई स्वयं है मेरी आयु, और यहाँ पर कोई क्या है, पुत्र है, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी, मतलब दोस्तों यहाँ पर एक सपोज करो 5 वर्ष पूर्व, तो ये तो कंडीशन होगी नहीं क्योंकि 10 आ गया, तो 10 का 5 वर्ष पूर्व कितना होगा, 5 होगा, तो 5 तो किसी का गुणा है नहीं। जैसे 50 लेकर ऑप्शन देखो, 50 है, जैसे अगर 50 अगर वर्तमान समय में 50 है तो 5 साल पहले कितना होगा, ये 45 होगा, ठीक है। अब देखो ये 15 थी 45 हो जाएगा। 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी, 10 वर्ष पश्चात। अब देखो ये कोई बेटा मान लो, अक्ष मान लो बेटी के, तो हमारी वर्तमान आयु मतलब मेरी खुद की आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों एक तरीका ये हो जाएगा, 10 साल बाद में ये कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो 10 साल बाद में 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से दुगुनी हो जाएगी। अगर ये 15 का है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 20 वर्ष का हो जाएगा, और ये 20 कितना होगा, 3 गुना हुआ नहीं हुआ, 60 का हो जाएगा, ये 3 गुना हो गया, तो इसका मतलब होगा इसकी आयु कितनी हो जाएगी, 50 वर्ष हो जाएगी। एक तरीका तो ये हो जाएगा इसमें। दूसरा तरीका अगर आप देखना चाहोगे तो 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, उस तरीके से भी हल कर सकते। तो आप दोस्तों डायरेक्ट ऑप्शन से हल कर लेना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। और किसी ने आयत का परिमाप 40 है, 40 का मतलब होगा लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इनका सबका योग क्या है, 40 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों 2l + b बराबर कितना होगा, 40 होगा, तो l + b बराबर कितना होगा, 20 होगा।
ठीक है। अब आपको 2:3 दिया गया है, इनका अनुपातों का योग 2:3 दिया हुआ है, तो 2 में और 3 में हम चेंज करेंगे, तो L का मान ज्ञात करेंगे तो 2 बटा कितना होगा 5 होगा, इंटू 20 करेंगे तो 4 5 और 20 4 दूनी 8 हो जाएगा, और B का मान ज्ञात करेंगे तो 3/5 गुणा कितना होगा 20 होगा, तो 5 और 20 और 4 3 12। अब क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो 12 × 96, तो 96 सेमी स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर चलो 96 है, फिर 4 लो 96 सेमी स्क्वायर मान लो, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। तो आपको कितना हो जाएगा 96 सेमी स्क्वायर हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। मतलब क्षेत्रफल क्या होगा LB, क्षेत्रफल बराबर, तो 12 × 8 बराबर 12 × 96 वर्ग सेमी, ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 5 उठा दिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। ये मान लो 5 अक्षर 6 अक्षर, ये मान लो 5 अक्षर और ये 6 अक्षर, दोनों में से 5 उठा दिया तो अनुपात कितना हो गया 4 और 5 हो गया। अक्ष का मान ज्ञात कर लेंगे, तो अक्ष का मान ज्ञात करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, वज्र गुणा करेंगे तो 25 अक्ष हो जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और 6 24 अक्ष होगा, और माइनस का 4 पंजे 20 होगा। 24 अक्ष आएगा तो इधर अक्ष बचेगा, और यहाँ पर माइनस का 25 आएगा, उधर प्लस का 25, तो कितना बचेगा 5 बचेगा। मतलब 5 गुणा कर दो, मतलब संख्या होगी 25 और 5 = 30, तो मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन, दो व्यक्तियों के वेतन के अनुपात 9:7 है व्यय, मतलब ये अक्ष अक्ष में मान लो, ये वाई मान लो, बराबर बचत कर दो। तो यहाँ पर मान लो 9x/7 अक्ष मान लो, ये पहला व्यक्ति, ये दूसरा व्यक्ति है। पहला व्यय 4y, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3y, बराबर कितना कर रहा है, कितने रुपये की बचौतरी कर रहा है 200 की, ये भी 200 की और ये भी 200 की। तो देख लो आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा। जैसे मान लो अनुपात देखो, यहाँ पर 9:7 होना चाहिए, तो यहाँ पर 9:7 तो यहाँ पर होगा भी नहीं, नहीं इनका होगा नहीं इनका होगा। देखो 1800 का और 1400 का अनुपात 9:7 हो रहा नहीं हो रहा है, 20 से 20 9:7 हो गया। एक तो ये तरीका बिल्कुल सही हो गया। अब देखो यदि प्रत्येक व्यक्ति 200 रुपये की बचत करता है, 200 रुपये की बचत करता है, इसका मतलब होगा 200 रुपये इसमें कम करो, 200 रुपये कम इसमें करेंगे, तो ये होगा 1600 और 1200 जाएगा आपके पास। 1600 और 1200 होगा तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 16 और 4 × 12, मतलब 4:3 है या नहीं, ये तो आपका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास यहाँ पर ध्यान दो दोस्तों, y = 2x - 3 तथा y = 5, y का मान 5 दे दिया, तो 5 = 2x - 3, 3 इधर आएगा तो जुड़ जाएगा, तो 3 और 5 कितना होगा 8 = 2x, तो x बराबर कितना होगा आपके पास 4, तो ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 2x + y = 6 हो तो संतुष्ट करने वाला वियुग्म क्या होगा, रख के देख लो ऑप्शन। अगर 1 रखेंगे तो 1 में 1, 2 का 2, तो 1 2 नहीं होगा, आपके पास ये हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, तो 2 × 2, और y का मान 1 = 6, ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। आप ऑप्शन ये होगा, क्योंकि अक्ष का मान 2 रखेंगे तो 2 × 2, और y का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 प्लस का 2 बराबर क्या होगा 6, 4 2 6 बराबर कितना होगा 6, तो आपका आंसर क्या होगा 6, न ये होगा न ये होगा। दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखना। हाँ दे दिया, अक्ष का मान 4/, अक्ष का मान है माइनस का 4/3 ऊपर, प्लस का 5y = 7, 4 से 4 कैंसिल, ये माइनस का 3 प्लस का 5y = 7, 5y = 7 3 10, y = 2 पंजे 10, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, y का मान 1 तो रख देंगे 3/, अक्ष प्लस का 4y, तो 4 हो जाएगा, बराबर क्या होगा 5 होगा, 3/, अक्ष, तो यहाँ पर बचेगा 1, तो अक्ष बराबर कितना आएगा आपका 3, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सरल क्वेश्चन है, अक्ष बराबर 1, तो अक्ष बराबर 1 होगा तो ये होगा 4 होगा, प्लस का 3/y बराबर क्या होगा 5, तो ये 4 हो जाते माइनस का हो जाएगा, तो बचेगा 1, तो 3/y = 1, तो y बराबर क्या होगा 3, तो y = 3, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं कि यदि किसी संख्या के इकाई और दाई के स्थान पर क्रमशः y तथा अक्ष हो तो संख्या होगी इकाई और दाई। जैसे मान लो 25 मान लो, ये इकाई है और ये क्या है दहाई है। अगर इस प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अगर
इकाई को तो क्या मान रहा है, इकाई तथा दाई के स्थान पर इकाई को ये तो y मान रहा है और इसको क्या मान रहा है, अक्ष मान रहा है, तो इसका मतलब होगा 10 अक्ष प्लस का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 10 अक्ष प्लस का y मतलब फर्स्ट ऑप्शन। अब दोस्तों आप देखो भाई 25 को क्या लिखेंगे, तो 25 को हम क्या लिखेंगे, 10 × 2 प्लस का क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, अक्ष है, इसका मतलब क्या है, अक्ष है, और इसका मतलब क्या है, y है। तो इसको हम लिखेंगे 10 अक्ष प्लस का क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के की आयु अपनी माता की आयु की 1/3 है, तो अक्ष बटा 3 हो जाएगा। यदि माता की वर्तमान आयु अक्ष वर्ष है तो 12 वर्ष पश्चात तो क्या हो जाएगा, प्लस का क्या कर देंगे, 12 कर देंगे, अक्ष बटा 3 प्लस का 12। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदु 3 - 4, यहाँ पर ध्यान देना दोस्तों, विशेष का अक्षर अक्ष डैश वाई डैश सभी मान प्लस प्लस में होंगे। यहाँ पर माइनस का और प्लस का होगा, यहाँ पर माइनस का होगा, यहाँ पर अक्ष का मान प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा। तो देखो ये प्लस का फिर माइनस का, तो प्लस और माइनस का कौन सा होगा, फोर्थ चतुर्थांश में। तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ चतुर्थांश में। अक्ष पर बिंदु है, तो अक्ष पर बिंदु ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर वाई डैश वाई अक्षर अक्ष डैश। तो देखो अक्ष की वैल्यू क्या है, 2 और 3, अक्ष पर स्थित है, अक्ष पर ये बिंदु होगा और ये वाई अक्ष पर बिंदु होगा। इसको हम दोस्तों क्या कहेंगे, भुज भी कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कोटि भी कहते हैं। ये थोड़ी माइनर चीज़ें हैं, ध्यान रखना, एक्स्ट्रा बातें। ठीक है। अक्ष का मान क्या है, अक्ष का मान 2 और वाई का मान 3, तो इधर चला जाएगा, मतलब ये तो होगा नहीं, अक्ष का मान 2 और वाई का मान 0, तो आपका ऑप्शन होगा सेकंड, ये 0। अक्ष का मान 0 और वाई का मान 2 तो ऊपर चला जाएगा, अक्ष का मान 2 और वाई का मान तो 2 इधर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन होगा बी होगा। 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 हो, तो y बराबर mx प्लस 3 में m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 और 2 को हम विलोपन विधि से हल करेंगे, अक्ष और y का मान ज्ञात करेंगे और अक्ष y का मान ज्ञात करके हम इसमें रख देंगे y बराबर mx प्लस 3 में। तो दोस्तों आपके पास विलोपन विधि क्या होगी, 2x प्लस का 3y है, तो 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 है। तो दोस्तों अब देखो दोनों में कोई चर समान है या नहीं है, चर समान है। ठीक है, ये प्लस का तो घटाने पर, तो यहाँ पर माइनस का ये प्लस का तो यहाँ पर 2x है, 4 3 7 y बराबर 24 से 11 कितना होगा 35, तो y बराबर क्या होगा 5। y का मान रख दो किसी भी समीकरण में, तो y का मान 5 है तो 5 रखेंगे, तो इसी में रखेंगे। तो 2x प्लस का 3y बराबर क्या है 11 है, तो 2x प्लस का 3 × y का मान 5 बराबर 11, तो 2x प्लस का 15 बराबर क्या होगा 11, तो 2x बराबर क्या होगा माइनस का 4, तो x बराबर माइनस का 2 होगा। रखेंगे y बराबर mx प्लस 3 में रखेंगे, तो y बराबर mx प्लस का 3 है, तो y का मान क्या है 5 है और mx का मतलब होगा माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2m हो जाएगा, माइनस का 2m और प्लस का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 दराते हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 2 बचेगा, माइनस का 2m और m बराबर क्या होगा दोस्तों माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस का 1 ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आपका दोस्तों ऑप्शन क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11। देखो 7/9 ऑप्शन लो, 2 जोड़ दो, ऑप्शन सेल करो, 7 2 9 9 2 11। यदि अंश व हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो इसमें जोड़ दो, 7/9 में इसमें दे के हल कर लो, 3 जोड़ दो, 7 3 10 9 3 12, 2 का भाग जाएगा 5 पर, 2 का भाग जाएगा 7 पर, 5 अच्छा 5/6। तो ये बिल्कुल सीधा आपका ऑप्शन फर्स्ट। 2 अंकों की एक संख्या वो उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है, तो 66 योग किसका हो रहा है, 7 3 10 इसका तो नहीं हो रहा है, 3 2 5 इसका भी नहीं हो रहा है, 6 2 8 इसका भी नहीं हो रहा है। तो आपका ऑप्शन कितना हो जाएगा 42 और 24, क्योंकि इनका दोनों का योग कितना हो रहा है। देखो यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो 4 का 2 का अंतर 2 हो गया, बिल्कुल सही है। 42 का और 24 का योग कितना हो रहा है 42 और 24, तो 4 2 6 4 2 6 मतलब 66। आपका ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट। देखो
px 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 बराबर 0 का अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब क्या होगा, a1 बटावा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटावा b2। तो देखो 4 बटावा 2 हो जाएगा, b1 का मान क्या है p बटावा क्या लिखेंगे 2, 2 से 2 कट जाएगा तो p नॉट इक्वल टू 4। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, p नॉट इक्वल टू 4। तो p नॉट इक्वल टू 4। समीकरण के x प्लस का 3y माइनस का k माइनस का 3 इक्वल टू 0, 12x प्लस का ky माइनस का k बराबर 0 के अपरिमित रूप। इसका मतलब क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अपरिमित रूप से अनेक हल। हो तो के का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पर ध्यान देना, अपरिमित रूप का मतलब क्या होगा, a1 बटावा a2 बराबर b1 बटावा b2 बराबर c1 बटावा c2। अनेक हल हो जाएंगे, करेक्ट। के इसमें 12 आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, तो इसमें क्या ले लेंगे, के ले लेंगे, और इसमें माइनस का चिन्ह है, के माइनस का 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का के। एक सेकंड से क्वेश्चन को देखते हैं, सही है गलत है। ठीक है, चलो किसी के एक मान को बराबर कर लो। तो यहाँ पर चलो इन दोनों की तुलना करेंगे, तो के को के से गुणा करेंगे तो के स्क्वायर होगा, बांटते हैं 36 होगा। दोस्तों के का मान क्या आएगा, प्लस माइनस का 6 आएगा। अब ऑप्शन या तो प्लस का 6 या माइनस का 6, न तो कहीं पर भी नहीं है। चलो इसको कर दो, तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लस का 6। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने ये कितनी क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर ये ऑप्शन 6 हो जाएगा, या प्लस माइनस 6 भी हो सकता है आपके पास ऑप्शन। ये मत सोचना कि 6 ही होगा। अगर आपके पास ऑप्शन दोस्तों प्लस माइनस 6 होगा तो प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अगर माइनस का 6 है तो माइनस का 6, प्लस का 6 तो प्लस का 6, या प्लस माइनस 6 तो प्लस माइनस का 6। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आज का जो ये वीडियो रीड L2 मैथ का जो 6वां वीडियो है, 2 चरों की रैखिक समीकरण थे, इन पर हमने ये विस्तृत चर्चा की है। दोस्तों आप दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। और आगामी जो वीडियो होंगे वो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और NCERT की बुक पर कक्षा 3 से लेकर 10 पर आधारित है। बिल्कुल आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।